नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे पास एक अदालती मामले के दस्तावेज हैं। जी। और ये कोई मामूली केस नहीं है। ये कहानी है एक परिवार के संघर्ष की, एक बड़े बैंक के, कह सकते हैं, सख्त नियमों की, और एक ऐसी नौकरी की जिसे अनुकंपा नियुक्ति या कंपैशनेट अपॉइंटमेंट कहते हैं। मामला है मोहम्मद फारूक भाटी बनाम स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर। और कहानी शुरू होती है मई 2003 में। बिल्कुल। जब फारूक के पिता, जो बैंक में क्लर्क थे, उनका अचानक दिल का दौरा पड़ने से निधन हो जाता है। तो परिवार पर जैसे आसमान टूट पड़ता है। जो घर चलाने वाला था वो ही चला गया। सारी जिम्मेदारी अब बड़े बेटे फारूक पर आ जाती है। और वो बैंक में नौकरी के लिए अर्जी देते हैं, इसी उम्मीद में कि बैंक अपने कर्मचारी के परिवार की मदद करेगा। लेकिन बैंक साफ मना कर देता है। हाँ, उनका आवेदन खारिज हो जाता है। तो आज हम इसी पूरे मामले की तह तक जाएंगे, दोनों पक्षों की दलीलों को समझेंगे और ये जानेंगे कि ये अनुकंपा नियुक्ति आखिर होती क्या है। और सबसे जरूरी ये देखेंगे कि अदालत ने इस उलझे हुए मामले को सुलझाया कैसे। हाँ, मतलब सवाल ये है कि क्या ये नौकरी एक अधिकार है या सिर्फ एक रियायत। और ये सिर्फ एक कानूनी दांव-पेच का मामला नहीं है, ये इस बात की भी पड़ताल है कि कैसे नियम और नीतियां कागजों पर तो बहुत निष्पक्ष दिखती हैं, लेकिन असल जिंदगी में उनका असर कुछ और ही होता है। अच्छा। इस केस में हम देखेंगे कि कैसे एक छोटी सी जानकारी, एक दस्तावेज जिसे शायद बैंक ने मामूली समझा होगा, उसने पूरे मामले का रुख ही पलट कर रख दिया। चलिए तो फिर इस पूरे मामले को शुरू से समझते हैं। सबसे पहले फारूक भाटी के परिवार की उस स्थिति पर गौर करते हैं जब उनके पिता अब्दुल अजीज भाटी का निधन हुआ। जी, वो बैंक में क्लर्क कम कैशियर थे। और उनके जाने के बाद परिवार में उनकी पत्नी और 3 बच्चे रह गए। तो जाहिर है कमाई का जरिया बंद होते ही परिवार की आर्थिक स्थिति डांवाडौल हो गई होगी। बिल्कुल। फारूक ने नौकरी के लिए जो आवेदन दिया, उसमें साफ साफ लिखा था कि परिवार के पास गुजारे का कोई और साधन नहीं है। अब यहाँ एक अहम बात समझने वाली है। जब किसी कर्मचारी का निधन होता है तो परिवार को कुछ पैसा मिलता है, जिसे टर्मिनल बेनिफिट्स कहते हैं। अच्छा, जैसे ग्रेचुइटी, प्रोविडेंट फंड, ये सब। हाँ, वही सब जो कर्मचारी की सालों की सर्विस का जमा होता है। भाटी परिवार को भी बैंक से करीब 2,63,000 रुपए मिले। 2,63,000। सुनने में तो ये एक ठीक ठाक रकम रखती है। हाँ, पहली नजर में तो यही लगता है। शायद इसी वजह से बैंक ने सोचा होगा कि परिवार की हालत उतनी भी खराब नहीं है। बिल्कुल। लेकिन यही पर कहानी का पहला पेंच है। ये रकम परिवार के हाथ में कभी आई ही नहीं। मतलब? हुआ ये कि अब्दुल अजीज भाटी ने बैंक से एक हाउसिंग लोन ले रखा था। तो जैसे ही ये पैसा बैंक ने रिलीज किया, उसे तुरंत लोन चुकाने के लिए एडजस्ट कर लिया गया। अरे, मतलब पैसा एक जेब से निकलकर बैंक की दूसरी जेब में चला गया। हाँ, परिवार के हाथ में असल में कुछ नहीं आया। अच्छा, तो ये पैसा सिर्फ कागज पर मिला, इसके अलावा भी तो कुछ मिला होगा, LIC वगैरह से। हाँ, परिवार को LIC से भी करीब 1,71,000 रुपए मिले थे। लेकिन फारूक ने अपनी याचिका में बताया कि उनके पिता पर कुछ और निजी कर्ज भी थे। अच्छा। जो उन्होंने रिश्तेदारों और पड़ोसियों से लिए थे। तो LIC का जो पैसा था वो उन कर्जों को चुकाने में चला गया। तो मतलब दिन प्रतिदिन के खर्चों के लिए, यानी घर चलाने के लिए उनके पास क्या बचा? सिर्फ 3,669 रुपए की मासिक पेंशन। सिर्फ 3,669 रुपए, और उसमें 4 लोगों का परिवार। जी। आज के जमाने में तो ये सोचना भी मुश्किल है। तो इसी आधार पर फारूक ने दलील दी होगी कि इतनी कम पेंशन में गुजारा नामुमकिन है और उन्हें नौकरी मिलनी चाहिए। यही उनकी मुख्य दलील थी। तो ये तो हुई परिवार की कहानी, जो सुनने में काफी सीधी और सच्ची लगती है। बिल्कुल, ये तो हुई परिवार की बात, जो सुनने में काफी वाजिब लगती है। लेकिन बैंक जैसी बड़ी संस्था के पास भी तो अपने तर्क होंगे। उन्होंने इस आवेदन को क्यों खारिज किया? बिल्कुल, और बैंक का तर्क नियमों और प्रक्रियाओं पर आधारित था। 5 मार्च 2004 को बैंक ने फारूक का आवेदन खारिज कर दिया। और वजह क्या दी? उनका कहना बहुत सीधा था। उन्होंने कहा कि उनकी स्कीम के मुताबिक परिवार को जो टर्मिनल बेनिफिट्स मिले और जो पेंशन मिल रही है, वो उनके गुजारे के लिए पर्याप्त है। 1 मिनट, पर्याप्त का क्या मतलब है? क्या इसकी कोई तय परिभाषा होती है? बैंक ये कैसे तय करता है कि किसी परिवार के लिए कितना पैसा काफी है? यही तो इस तरह के मामलों का सबसे उलझा हुआ सवाल है। बैंक की एक कमेटी होती है जो हर मामले का आकलन करती है। उन्होंने भाटी परिवार की कुल संपत्ति और आय का हिसाब लगाया और इस नतीजे पर पहुंचे
कि परिवार आर्थिक संकट में नहीं है। अच्छा। उन्होंने तो यहाँ तक दावा किया कि परिवार को जो कुल पैसा मिला है, अगर उसे निवेश किया जाए तो वे हर महीने लगभग 2,000 रुपए की अतिरिक्त आय भी कर सकते हैं। लेकिन एक पल के लिए बैंक के नजरिए से सोचें, उनके पास हर रोज सैकड़ों आवेदन आते होंगे। सही बात है। तो क्या उनके लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाना गलत है, भले ही वो कुछ मामलों में कठोर लगे? आपका सवाल बिल्कुल सही है, और इसी को मजबूत करने के लिए बैंक के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत मशहूर फैसले का हवाला दिया, उमेश कुमार नागपाल बनाम हरियाणा राज्य। अच्छा, उसमें क्या कहा गया था? उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि सरकारी नौकरी कोई पारिवारिक जायदाद नहीं है जो विरासत में मिले। इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ परिवार को अचानक आए आर्थिक भूचाल से बचाना है, न कि किसी को नौकरी का पक्का हक देना। बिल्कुल। बैंक इसी तर्क का सहारा ले रहा था। मतलब बैंक कह रहा था कि ये नौकरी देना हमारी मर्जी है, कोई मजबूरी नहीं, और हमारी कमेटी ने आकलन कर लिया है कि इस परिवार को तत्काल मदद की जरूरत नहीं है। जी। मामला तो यहाँ आकर फंस गया। एक तरफ परिवार की दलील, दूसरी तरफ बैंक के नियम। मुझे समझ नहीं आ रहा कि यहाँ से केस आगे कैसे बढ़ सकता था। मतलब ऐसा लग रहा था कि बात खत्म हो गई है। हाँ, क्या कोई ऐसा सबूत था जिसे सब अनदेखा कर रहे थे? यहीं से इस केस में एक ऐसा मोड़ आता है जिसने सब कुछ बदल दिया। फारूक और उनके वकील ने एक बहुत ही होशियार कदम उठाया। क्या किया उन्होंने? उन्होंने सिर्फ अपनी गरीबी का रोना नहीं रोया, उन्होंने बैंक पर सीधे सीधे भेदभाव का आरोप लगा दिया। भेदभाव? किस आधार पर? अपनी याचिका में फारूक ने एक बहुत महत्वपूर्ण दावा किया। उन्होंने कहा कि जिस दौरान बैंक ने उनका आवेदन खारिज किया, उसी समय यानी अप्रैल 2004 से मार्च 2005 के बीच बैंक ने 18 दूसरे मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी दी थी। 18 लोगों को? हाँ, 18। फारूक का कहना था कि ये मनमाना और गैर कानूनी है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, जो समानता के अधिकार की बात करता है, उसका खुला उल्लंघन है। ये तो बहुत बड़ा आरोप था। बिल्कुल। मतलब वो कह रहे थे कि बैंक ने चुने हुए लोगों को नौकरी दी और उन्हें जानबूझकर नजरअंदाज कर दिया। बिल्कुल। और जैसे ही ये आरोप लगा, अदालत का रवैया बदल गया। अच्छा। अब ये मामला सिर्फ एक परिवार की आर्थिक स्थिति का नहीं रहा, बल्कि बैंक की पूरी प्रक्रिया की निष्पक्षता का बन गया। सुनवाई के दौरान जज ने बैंक के वकील को सीधे सीधे आदेश दिया कि वे उन 18 लोगों की पूरी जानकारी उनकी आर्थिक स्थिति के ब्यौरे के साथ अदालत में पेश करें। अब तो बैंक फंस गया होगा, उन्हें वो जानकारी देनी पड़ी होगी। उन्हें देनी पड़ी। बैंक ने एक एफिडेविट के साथ एक चार्ट पेश किया जिसे केस के रिकॉर्ड में एनेक्शर R1 कहा गया। एनेक्शर R1? जी। लेकिन बैंक ने उस चार्ट के साथ अपना बचाव करने की भी कोशिश की। उन्होंने एक अजीब सी दलील दी। क्या? उन्होंने कहा कि इन 18 मामलों की तुलना फारूक के मामले से नहीं की जा सकती, क्योंकि इनमें से ज्यादातर मामलों में मृतक कर्मचारियों के बच्चे नाबालिग थे, जबकि फारूक के मामले में सभी आश्रित बालिग थे। एक मिनट, ये क्या दलील हुई? नाबालिग बच्चों को नौकरी कैसे मिल सकती है? नौकरी के लिए तो बालिग होना पहली शर्त है। ये तो सुनने में ही बेतुका लग रहा है। जज को भी ये उतना ही बेतुका लगा। अदालत ने बैंक के इस तर्क को सिरे से खारिज कर दिया। जज ने टिप्पणी की, मेरी तो समझ से ही बाहर है कि किसी नाबालिग को नौकरी कैसे दी जा सकती है, या कोई नाबालिग नौकरी का दावा कैसे कर सकता है। सही बात है। यहीं पर बैंक का बचाव ढहना शुरू हो गया। जज ने कहा कि हाँ, ये सच है कि अनुकंपा नियुक्ति अधिकार नहीं है, लेकिन अदालत इस बात की जांच जरूर कर सकती है कि क्या आवेदन खारिज करने का फैसला मनमाना या भेदभावपूर्ण तो नहीं था। और फिर उस चार्ट का क्या हुआ जो बैंक ने खुद अदालत को दिया था? एक मिनट, बैंक ने खुद ही वो जानकारी अदालत को दी जिससे उनका केस कमजोर हो सकता था? ये तो अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। क्या उन्हें अंदाजा नहीं था कि इस चार्ट में क्या है? शायद उन्हें लगा कि वे इसे किसी और तर्क से संभाल लेंगे, या शायद उन्होंने उस डेटा की गहराई को समझा ही नहीं। लेकिन जज ने उस चार्ट को बहुत ध्यान से देखा, और जब उन्होंने उस चार्ट के आंकड़ों को फारूक के परिवार की स्थिति से मिलाना शुरू किया, तो एक एक करके चौंकाने वाली बातें सामने आने लगी। जैसे कि उस लिस्ट में 18 नाम थे। लिस्ट में क्रम संख्या 3 पर जिस परिवार को नौकरी दी गई थी, उनकी कुल मासिक आय 5,099 रुपए थी। फारूक के परिवार से करीब 1,500 रुपए ज्यादा। बिल्कुल।
और फिर क्रम संख्या 7 पर जो परिवार था उनकी मासिक आय थी 5,712 रुपए। अरे, मतलब बैंक ने खुद ही अदालत में ये मान लिया कि उन्होंने फारूक से कहीं ज्यादा कमाने वाले परिवारों को नौकरी दे दी थी और फारूक का आवेदन ये कहकर खारिज कर दिया कि उनकी आर्थिक स्थिति पर्याप्त है। जी, ये तो खुला विरोधाभास है। बिल्कुल। यही बात जज ने भी कही। उन्होंने अपने फैसले में लिखा कि बैंक का ये फैसला पूरी तरह से अनुचित और भेदभावपूर्ण था। तो बैंक का अपना ही दस्तावेज, वो एनेक्शर R1, उसके अपने ही तर्क के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत बन गया। बिल्कुल। और एक और महत्वपूर्ण बात जो जज ने नोट की वो थी टाइमिंग। टाइमिंग का क्या मामला था इसमें? फारूक का आवेदन 5 मार्च 2004 को खारिज किया गया था और बाकी 18 लोगों को नौकरियां उसके बाद अप्रैल 2004 से मार्च 2005 के बीच दी गईं। अच्छा। जज ने कहा कि इसका मतलब ये है कि बैंक ने फारूक के मामले पर अलग से विचार किया और उसे खारिज कर दिया। उन्होंने सभी मामलों को एक साथ रखकर ये देखने की कोशिश ही नहीं की कि सबसे ज्यादा जरूरत किसे है। ये प्रक्रिया ही अपने आप में गलत थी। तो असल में हुआ क्या? बैंक ने एक नियम बनाया और फिर उस नियम को लागू करने के लिए एक ऐसी प्रक्रिया अपनाई जो खुद ही उस नियम के उद्देश्य को तोड़ रही थी। सही कहा आपने। ये केस सिर्फ एक परिवार की जीत नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि सिस्टम में पारदर्शिता कितनी जरूरी है। बिल्कुल। इन सभी तथ्यों के आधार पर अदालत ने फारूक भाटी के पक्ष में फैसला सुनाया। बैंक के उस आदेश को रद्द कर दिया गया जिसमें नौकरी देने से मना किया गया था। और फारूक को नौकरी मिल गई। हाँ, अदालत ने बैंक को निर्देश दिया कि फारूक को उनकी योग्यता के अनुसार तत्काल एक उपयुक्त पद पर नियुक्ति दी जाए। तो इस सब का मतलब क्या निकालें? ये मामला सिर्फ एक परिवार की जीत नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक शक्तिशाली अनुस्मारक है कि बड़ी संस्थाओं को भी अपने बनाए नियमों का निष्पक्ष रूप से पालन करना होता है। सिर्फ एक दस्तावेज, एनेक्शर R1, ने पूरे ब्यूरोक्रेटिक फसाद को गिरा दिया। यह हमें सिखाता है कि डेटा और दस्तावेज सिर्फ रिकॉर्ड नहीं होते, वे न्याय का औजार भी बन सकते हैं। अंत में श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक विचार छोड़ते हैं। जी, ये फैसला अक्टूबर 2008 में आया, जबकि फारूक के पिता का निधन मई 2003 में हुआ था। न्याय मिलने में 5 साल से ज्यादा लग गए। 5 साल? तो सवाल ये उठता है कि कानूनी प्रक्रिया में इतनी लंबी देरी अनुकंपा नियुक्ति के मूल उद्देश्य को कैसे प्रभावित करती है, जिसका मकसद तो संकट में पड़े परिवार को तुरंत राहत देना होता है। बिल्कुल। उस न्याय का क्या अर्थ है जो 5 साल की देरी से मिले?